Assalamualaikum. Welcome to another lecture of parallel and distributed computing. Today we will start with OpenMP, which is going to be lecture number 8. So, what will be the outline of this lecture? We will give a brief introduction to what OpenMP is. Then we will discuss how thread creation is possible through OpenMP. We will discuss its programming environment and in which we will go through a very basic hello world kind of program using OpenMP. And then finally, we will go through some work sharing constructs in which we will understand what loop construct is and how you can create loops and divide the whole work through different using different threads. So, what is OpenMP? OpenMP, which basically stands for Open Multiprocessing, is an API for writing multi-threaded applications. So अभी तक हम पैरेलल कंप्यूटिंग के पैराडाइम में चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं और पहले हमने POSIX थ्रेड्स को समझा है, तो अब हम एक और API जो कि OpenMP के नाम से एक स्टैंडर्ड है और उसके थ्रू हम मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस को बनाना जो है वो सीखेंगे। याद रहे कि कोई भी एक काम जो कि आप ओपन एमपी के थ्रू कर सकते हैं वो आप POSIX थ्रेड्स के थ्रू भी ऑलरेडी कर सकते हैं। लेकिन ये एक और स्टैंडर्ड है जो कि आपके आपके पास काफ़ी सारी जो कम्प्लेक्सिटी है वो उसको हाइड कर देता है और प्रोग्रामर को या डेवलपर को एक इजी इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड कर देता है। आप आगे जाके भी देखेंगे जो काम आप POSIX थ्रेड के थ्रू बड़ी मुश्किल से कर सकते थे वो आप कुछ ही डायरेक्टिव्स यूज़ करके ओपन एमपी के थ्रू बड़े आराम से जो है वो कर सकते हैं। So it provides an implementation model to distribute and decompose the work across multiple processors. So जैसे मैंने बताया मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में आपके लिए आसानी पैदा कर देता है इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओपन की लाइब्रेरीज, ठीक है जी। यूजेस थ्रेड्स टू डिप्लॉय वर्क, जो भी काम आप करते हैं वो आप अगेन जैसे मैं बता चुका हूँ थ्रेड्स के थ्रू उसकी डिवीजन कर लेते हैं। Greatly simplifies writing multi-threaded programs in Fortran, C and C++. So सिर्फ ये सी लैंग्वेज के लिए नहीं है, आपके पास सी प्लस प्लस और फोर्ट्रान लैंग्वेजेस के लिए भी इसकी सपोर्ट अवेलेबल है। और ये बेसिकली एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो कि काफ़ी सारी कह लें कि कंपनीज ने मिल के एक लिहाज से एक स्टैंडर्ड ये बनाया है, बिकॉज ऑल दीज डिफरेंट कंपनीज they wanted to do parallel computing and they needed to come up with a standard which can be followed by the industry. So NEC जैसी कंपनीज या इंटेल जैसी कंपनीज या फिर एनवीडिया जो कि ग्राफिक कार्ड्स मोस्टली बना रही होती हैं, तो उनको पैरेलल कंप्यूटिंग के इस पैराडाइम में हमेशा जो है वो एक्सेल करना था। सो फॉर दैट वेरी मैटर दे कंबाइंड एंड क्रिएटेड दिस ओपन सोर्स लाइब्रेरी कॉल्ड दी OpenMP। OpenMP जो है उसकी अपनी एक API जैसे मैंने बताया, और कंपाइलर को डायरेक्टिव्स बेसिकली प्रोवाइड की जाती है यूजिंग दिस API। और कंपाइलर जैसी ही कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टिव को या प्रैग्मेटिक को अंडरस्टैंड करता है उसके हिसाब से ही फिर वो नीचे वाले कोड को या फिर उस कोड का वो वाला सेगमेंट या ब्लॉक या कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो उसको इन पैरेलल जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और डायरेक्टर्स के अलावा जो है वो इनकी अपनी सब रूटीन्स भी है इसकी लाइब्रेरी की, जैसे कुछ फंक्शंस हैं जो कि अभी आप देखेंगे, और इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं जो कि डायनेमिकली कोड के एग्जीक्यूशन को उस इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है। OpenMP directives in C and C++ are based on Pragma compiler directive। चूंकि हमने C लैंग्वेज या C++ को इधर देखना है तो हमने उसमें जो कंपाइलर के डायरेक्टिव को समझना है वो बेसिकली आपका हैश प्रैग्मा वाला जो है डायरेक्टिव वो आपने यूज करना होगा। ओके, सो मोस्ट OpenMP कॉन्सेप्ट्स अप्लाई टू अ स्ट्रक्चर ब्लॉक। जैसे आपके पास C++ या C में आपके पास या दूसरे लैंग्वेजेस में भी ये होता है कि आप जिस तरह से कोई एक लूप के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो आप सिलेक्ट करते हैं, उसका कोई एक अपना स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक कर्ली ब्रेसेस जो है वो आप ओपन और क्लोज करते हैं, उसी तरह से OpenMP में भी जब आप कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं इन पैरेलल, तो आप उसके कर्ली ब्रेसेस के स्टार्ट में उस कोड ब्लॉक के स्टार्ट में और उसके एंड में फिर आप वो कर्ली ब्रेसेस ऐड कर देते हैं। तो उस तरह से आपका OpenMP जो है जो लाइब्रेरी है वो कंपाइलर को किस तरह से बता रही होती है कि ये वाला कोड जो है वो अपने पैरेलल जो है वो एग्जीक्यूट करना हो। A directive consists of a directive name followed by
क्लॉजेस। सो डायरेक्टिव जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रैग्मा OMP, उसके साथ फिर आप एक डायरेक्टिव देंगे, ठीक है। दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर द प्रैग्मेटिक ओपन मल्टी प्रोग्रामिंग। और उसके बाद फिर जो डायरेक्टिव है वो जनरली आप पैरेलल का कीवर्ड यूज करते हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कंपाइलर को कि आपने वो कोड जो है वो इन पैरेलल एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद फिर उसके कुछ मुख्तलिफ क्लॉजेस हैं इस डायरेक्टिव की बेसिस पे। OpenMP program executes serially until they encounter the parallel directive, which creates a group of threads. तो जैसे मैंने बताया, आप इस directive, which is basically the general keyword in this case for OpenMP would convert to parallel because you want to execute threads in parallel. Simultaneous आप जो है वो execution करना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर जो भी आपने कोई clauses जो है वो साथ append करने हों। जो OpenMP का सोल्यूशन स्टैक है, मॉडल कुछ इस तरह से है कि आपके पास नीचे जो है वो जैसे आप ये इस वक्त राइट नाउ हम जो पैराडाइम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स में है। और शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स में आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स जो होते हैं मोस्टली जो है वो सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक प्रोसेसर जो है वो शेयर्ड एड्रेस स्पेस को एक्सेस करते हैं। उस केस में आपके पास उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर आपके पास OpenMP की जो है वो रन टाइम लाइब्रेरी है, ठीक है जी। OpenMP की जो रन टाइम लाइब्रेरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की शेयर्ड मेमोरी और थ्रेडिंग की जो सपोर्ट है उसको थ्रू सिस्टम कॉल जो है वो रिट्रीव करता है और ऊपर प्रोग्रामर को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे रहा होता है जिसके थ्रू वो कंपाइलर और डायरेक्टिव्स जो है वो यूज़ करके और OpenMP की लाइब्रेरी और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यूज़ करके एक मल्टी थ्रेडिंग का जो है वो एक सीमलेस किस्म का environment प्रोवाइड कर रही होती है, so that the user can focus more on the strategy of the program rather than the internal level coding। जिस तरह से आप ज़्यादातर जो कोड लिखते थे P थ्रेड्स में, उसमें आप थ्रेड्स को क्रिएट करना और उसको मैनेज करना वो सारा जो है वो आपका काम होता था। इस केस में वो सारे जो काम है वो आपके लिए OpenMP की लाइब्रेरी कर रही है और आपका काम जो है वो प्रोग्राम की स्ट्रेटजी बनाना है और उसके ऊपर फोकस करना है कि मैंने आराम से 10 या 20 या 50 थ्रेड्स किस तरह से बनाने हैं, काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रादर देन कि जी मैं हर एक थ्रेड की क्रिएशन और उसकी एट्रीब्यूट्स और उसकी जॉइनिंग और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मैं फोकस करूँ। यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि एक OpenMP का प्रोग्राम जो है उसको एक POSIX की जो प्रोग्राम है उसके साथ कैसे आप एक लिहाज से मैप कर सकते हैं, कैसे एक काम जो कि आप P थ्रेड्स के थ्रू आप कर सकते हैं उसको बड़े आराम से आप OpenMP के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। आपको P थ्रेड्स के थ्रू याद होगा आप क्या करते थे कि जी आप P थ्रेड इंस्टॉल क्रिएट करते थे और उसके अपने फिर 4 आर्गूमेंट्स आप पास कर रहे होते थे। उसके अलावा अगर तो आपने मल्टीपल आर्गूमेंट्स पास करने हैं किसी एक फंक्शन को जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है एज अ थ्रेड, ऑफ कोर्स आपने उसके लिए स्ट्रक्चर्स वगैरह भी बनाने पड़ते थे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स दैट यू वांट टू पास, और उसके अलावा फिर जॉइनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दैट थ्रू OpenMP, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक डायरेक्टिव ऐड कर देना है प्रैग्मा OMP पैरेलल, ठीक है जी। और उसके बाद फिर नंबर ऑफ थ्रेड्स विच बेसिकली इन विच you basically provide the number of threads that you want to execute, ठीक है जी। number threads at basically is the clause, ठीक है जी, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि 8 थ्रेड्स बनाओ। और ऑफ कोर्स इसमें यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि आप जो डेटा पास कर रहे हैं इन थ्रेड्स को उसमें से प्राइवेट कौन सा डेटा है और शेयर्ड कौन सा डेटा होगा। ए यहाँ पे जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज पास्ड एज प्राइवेट डेटा टू ईच थ्रेड, और शेयर्ड बी मीन्स दिस बी इंटीजर इज बेसिकली पास्ड एज द शेयर्ड इंटीजर, जिसके ऊपर सब जो है वो परफॉर्म कर सकते होंगे कोई ना कोई ऑपरेशन, ठीक है। अगर आपने यही वाला काम इधर करना है तो आपको इसमें ये देखना होगा कि आप इसको पास बाय वैल्यू कर रहे हैं या फिर पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है जी। उसमें वो एक कम्प्लेक्सिटी भी आपको ही हैंडल करनी थी। इस केस में आपने सिंपली ये क्लॉसेस ऐड कर देने हैं और ऑटोमेटिकली जितने भी थ्रेड्स क्रिएट होंगे वो क्रिएशन और उसकी मैनेजमेंट और फिर इवेंचुअली उससे एग्जैक्ट करना है, जो भी पैरेलल कोड एग्जीक्यूट करना है, उन सब ने वो OpenMP की लाइब्रेरी जो है वो आपके लिए डील करेगी। What advantages do you get? The advantage is thread creation is transferred to the system rather than the developer taking care of it. No need to write all the code by yourself. That is the main goal कि आप सारा कोड खुद से ना लिखें जिस तरह से P threads में होता था POSIX में।
just mention the number of threads and here you go. So the only thing that you mention over there is just the number, and there is actually multiple ways of mentioning कि आप कितने threads create कर सकते हैं. अगर आप बाकायदा खुद से ना बताएं, so the system would automatically, depending on the capability of your processor, system automatically से ये decide कर सकता है कि वो कितने threads जो है वो create करेगा ताकि वो fully आपकी CPU को exploit कर सके. So it has its own intelligence embedded as well. The only thing that you need to do is focus on the strategic decisions being a developer, and compiler and the rest of the things are figured out by the compiler itself. So here's a simple hello world program. The only thing that you need to do apart from other libraries is to include the openmp header files, and then here you are using one of the openmp subroutines in which you are saying set the number of threads equal to 4. So this is one way of writing कि जी आप कितने threads जो है वो create करना चाह रहे हैं. दूसरा तरीका यही वाला काम करने का ये है कि आप इधर जो डायरेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ ही आप नंबर ऑफ थ्रेड्स 8 यहाँ पे मेंशन कर दें कि आप इतने थ्रेड्स क्रिएट करें. सो देयर, जैसे मैंने बताया, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन टू दी कंपाइलर कि आप कितने थ्रेड्स जो है वो क्रिएट करें. ठीक है. उसके बाद फिर आप ये डायरेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, विच बेसिकली मीन्स कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ इन कर्ली ब्रेसेस में नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा आप एग्जीक्यूट कर दें एज फॉर ईच ऑफ द थ्रेड. ठीक है जी. सो जितने थ्रेड्स आप क्रिएट कर रहे हैं उन सब के अंदर आप ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट करते हैं. और यहाँ पे कुछ एक और सब रूटीन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, OMP get thread number, which basically tells you the ID of the thread that is currently being executed. तो चूंकि ये वाला कोड जो है वो 4 मुख्तलिफ थ्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, सो उस केस में हर एक थ्रेड की अपनी एक आईडी होगी, एंड यूजुअली इट स्टार्ट्स विद द इंटीजर 0 एंड इट कंटिन्यूज ऑन एंड सो फॉर जितने थ्रेड्स आप यूजुअली बनाना चाह रहे हैं. एक चीज़ जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये कि डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम्स रिसोर्सेज, the compiler will try its best to provide you all the threads, the creation of all these threads that you have actually requested. So if you simply state over here that you are requesting for the creation of 4 threads, it does not necessarily mean that you will get all 4 threads. Okay, you might get a number smaller than that, but this usually happens when you are trying to create a huge number of threads and the system is not able to create those many number of threads. So this is keep this in mind that this is generally a request that you are sending to the system rather than an actual kind of a forceful command where the system is bound to give you those many threads. Okay. So this is a runtime function to request a certain number of threads, जैसे मैंने बताया, और ये आपको ये वाला फंक्शन जो है आपको बता रहा है कि जी आपको रिटर्न करेगा नंबर ऑफ थ्रेड, थ्रेड आईडी. ठीक है. जो सा भी थ्रेड आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस वक्त, तो उसकी आईडी जो है वो आपको इस इंटीजर में वो प्रोवाइड करके दे देगा. अनदर वे ऑफ, जैसे मैंने बताया, रिक्वेस्टिंग फॉर नंबर ऑफ थ्रेड्स इज दिस वे, जो आप एज क्लॉज जो है वो प्रोवाइड करते हैं इस डायरेक्टिव को, और इधर भी आपको जो है वो थ्रेड नंबर जो है वो गेट कर सकते हैं इस सब रूटीन के थ्रू. और उसके अलावा ये एक और सब रूटीन आप यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए कि आपको पता हो कि टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स जो हैं वो कितने आपके पास इस वक्त जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ठीक है जी. सो ओपन मल्टी प्रोग्रामिंग गेट नंबर थ्रेड्स, दिस विल रिटर्न इन दिस इंटीजर द टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स that has been created by the system. ठीक है जी. सो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं जी हेलो ID, which basically would say कि जी आपकी कौन सा थ्रेड है जो कि इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है, और again world, again you are just simply printing that. You can just simply put this in a single printf if you want. All right. So the hello world program, let me show that to you in Visual Studio. इस प्रोग्राम को हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या आउटपुट जो है वो आता है और हम इसको किस तरह से सेटअप करेंगे. ठीक है जी. इस केस में जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू प्रोवाइड कि जी कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स आपको क्रिएट करने हैं. ना आपने सब रूटीन को यूज़ किया है, ना आपने यहाँ पे कोई एक क्लॉज जो है वो प्रोवाइड की है इस डायरेक्टिव को. So the system can decide for itself to fully exploit the capability of your processor. ठीक है. But I've already
explained that. So एक चीज़ जो आपको सेटअप में देखनी होगी, let me go through that in the Visual Studio, और उधर से फिर मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि OpenMP के का सपोर्ट बाकायदा आपको हर एक प्रोजेक्ट के लिए आपको include करना पड़ता है. Otherwise, even if you don't get any compilation errors or anything like that, you will still not be able to fully exploit the capability of the system's multi-processing capability. ठीक है जी. So let's discuss this in the Visual Studio. ठीक है, आपको ये फ्री में मिल जाता है. Although I'm not very acquainted with Visual Studio, but I hope you guys are well versed in this department. So आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है. I'll not create a new project for you, but I'll just show you कि आप किस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. As soon as you click next and you create a new project, the first thing that you need to do is go to the project. Since this is the name of the project, OpenMP Hello World, so you will go to the properties, and under the C++ tab you will basically select the language, और language के अंदर यहाँ पे आपको OpenMP support मिलेगा. आप यहाँ पे simply yes लिखेंगे and that's it. Your compiler will now understand the directives and the clauses that you provide to it. ठीक है जी. So जो header हम यहाँ पे include करेंगे वो OpenMP का header है IOStream के अलावा, which is for printf and other such built-in functions. यहाँ पे मैं 4 थ्रेड्स बनाने की कोशिश करूँगा. ठीक है जी. दिस इज़ वन वे थ्रू द सब रूटीन के मैं उसको बताऊँ, और ये डायरेक्टिव जैसे ही रीड होगा तो उसके नीचे जो भी ये स्ट्रक्चर है कोड का, ठीक है जी, ये फिर आपके पास हर एक थ्रेड के लिए जो है वो एग्जीक्यूट हो. नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, you will see that since I requested for 4 threads, so I am getting hello world 0 of 4. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस आईडी में मुझे हर एक थ्रेड की आईडी मिल रही है, और नंबर टी में मुझे टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स मिल रहे हैं. ठीक है जी. सो टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हैं, वो चूंकि मैंने 4 रिक्वेस्ट की थी तो मुझे 4 ही मिले. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया, देयर आर अदर वेज ऑफ राइटिंग दिस. सो यू कैन राइट नंबर थ्रेड्स हियर, और आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं. ठीक है जी. और अगर मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करूँ, सो अगेन आई गेट द सेम काइंड ऑफ आउटपुट, नो इश्यूज व्हाटसोएवर. एक और काम अगर मैं ये सिंपली हटा दूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे इस वक्त प्रोसेसर की कैपेबिलिटी एक्चुअली क्या है. ठीक है जी. सो इफ आई कम ओवर हियर, सीपीयू मेरा जो है उसमें 4 कोर्स हैं और 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं. सो एज ए वे मैं 8 थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. सो आई कैन एक्सपेक्ट कि इस केस में मेरा ये जो OpenMP की लाइब्रेरी है वो तकरीबन 8 मुख्तलिफ थ्रेड्स जो है वो बनाई थी. एज यू कैन सी ओवर हियर, टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स आर 8. एक जो चीज़ जो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से, कि जितने भी थ्रेड्स क्रिएट होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इन ऑर्डर ऑफ क्रिएशन जो है वो उस तरह से एग्जीक्यूट हो. सो इस केस में जैसे आप देख रहे हैं, पहले 0, उसके बाद फिर 2, 4, 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट जो है वो, जैसे मतलब इस केस में 1 से मतलब बेसिकली दूसरा थ्रेड है कि वो दूसरे नंबर पे ही एग्जीक्यूट हो. डिपेंडिंग ऑन सीपीयू स्केड्यूलिंग, आगे पीछे इन थ्रेड्स की जो है वो स्केड्यूलिंग डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिथम जो है वो हो सकती है. ठीक है जी. सो दिस इज़ वन प्रोग्राम विच इज़ ए बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम्स भी यहाँ पे मेंशन्ड हैं. ठीक है. सो मैं आज लूप वाले कॉन्सेप्ट को सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करूँगा. ठीक है, कि आप एक लूप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एक लूप जो है वो, जैसे आपने डिकम्पोजिशन के टेक्निक्स में देखा था, डेटा डिकम्पोजिशन आप कर सकते थे. सिक्वेंशियल कोड को आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं ताकि आप उसको एवेंचुअली जो है वो डिकम्पोज करके इन पैरेलल एग्जीक्यूट कर सके. ठीक है. So let's suppose you want to execute this sequential code, ठीक है, through some loops for I is equal to I start and I is less than I and I plus plus. और आप ये काम कर रहे हैं सिंपली कुछ जो है वो अरेज में आप सपोज इट्स इंटीजर, आप उसकी एडिशन जो है वो कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर आप इसको OpenMP पैरेलल के पैराडाइम में इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस केस में थ्रेड्स का की स्टार्टिंग पॉइंट और हर एक थ्रेड्स के लिए एक एंडिंग पॉइंट जो है वो साथ साथ बताना पड़ेगा. सो दिस सीम्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है जी. सो आपके पास आईडी जो कि आपको थ्रेड की आईडी बताएगा, और आई इज फॉर द इंटीजर्स, ऑफ कोर्स फॉर द लूप. ठीक है जी. नंबर ऑफ थ्रेड्स और आई स्टार्ट और आई एंड जैसे यहाँ पे है. ठीक है. आप यहाँ पे भी उसको मेंशन करेंगे. एंड एन थ्रेड्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट, ताकि आप इन सबको इन पैरेलल जो है वो
एग्जीक्यूट कर सकें और आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अमंग मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है जी। सो नंबर ऑफ थ्रेड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ऑफ कोर्स इस सब रूटीन से आपको मिल सकते हैं फ्रॉम दी ओपनएमपी लाइब्रेरी। और आई स्टार्ट आप कैसे करेंगे? इट वुड बी इक्वल टू id into n divided by n threads, एंड n बेसिकली रिप्रेजेंट्स कीजिए आप टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो है वो कितनी करना चाहेंगे, ठीक है। सो इफ दिस इज फॉर एग्जांपल इक्वल टू 100, सो id इनिशियली 0 होगा, सो i स्टार्ट जो है वो 0 होगा और i एंड जो है वो क्या होगा आपके पास? id चूंकि आपके पास 0 है, सो 0 प्लस 1 इंटू n इन दिस केस अगेन वुड बी 100, सो 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थ्रेड्स, जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं उस पे 100 डिवाइड हो जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास नंबर ऑफ थ्रेड्स 4 हैं, तो आप क्या करेंगे? 100 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो 25 आएगा आपके पास। तो आपके पास जो एक पहला थ्रेड होगा वो शुरू करेगा 0 से, बिकॉज आई स्टार्ट हमारे पास 0 हुआ फॉर id इक्वल टू 0, और वो कहाँ तक जा रहा है? वो जा रहा है 25 तक, ठीक है। सो आपने ये जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो 100 होनी थी, जो पहला थ्रेड है वो क्या करेगा? वो 0 से लेकर 25 तक एग्जीक्यूशन करेगा। उसके बाद फिर अगर आप इसको 1 कर दें, ठीक है जी, सो 1 जो है वो ऑफ कोर्स इस केस में शुरू करेगा कहाँ से? जो दूसरा थ्रेड है, ठीक है। इफ id इज इक्वल टू 1 तो वो 25 ऑनवर्ड्स जो है वो 49 तक करेगा। आई गेस पहले वाले केस में हमें 0 से लेकर 24 तक जो है वो एग्जीक्यूशन की पॉसिबिलिटी हो। सो इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, आपके पास बेसिकली 4 थ्रेड्स बन जाएंगे और हर एक थ्रेड जो है वो नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो इंक्रीज करता जाएगा 0 से लेकर 24 25 तक, उसके बाद फिर 49, आगे 50 से 75 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। तो आपने ये छोटा सा कोड लिख के आपने ये वाला काम जो है वो ओपनएमपी के पैरेलल एग्जीक्यूशन जो है वो थ्रेड्स के थ्रू अचीव कर ली। लेकिन OpenMP हैज़ गुड सपोर्ट फॉर सच प्रोग्राम्स। अगर आप ये वाला काम आसानी से करना चाहें तो OpenMP के एक और डायरेक्टिव है 4 वाली, ठीक है जी। सो आप 4 का ये डायरेक्टिव यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? आप बेसिकली एक छोटा सा कोड लिखेंगे जिसमें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस, ठीक है जी। सो जितनी भी आपकी आइट्रेशंस हैं आप उसके लिए एक लूप बनाएंगे और आप सिंपली यहाँ पे ऐड वो कर देंगे, जो आप काम यहाँ पे कर रहे थे वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और ऑटोमेटिकली OpenMP की जो लाइब्रेरी है वो आपके नंबर ऑफ थ्रेड्स को डिवाइड कर देगी और ऑटोमेटिकली उनको असाइन कर देगी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ थ्रेड्स। जितने आप नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस फॉर ईच ऑफ द थ्रेड वुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है जी। सो चलिए हम आज इसके ऊपर एक और जो है वो प्रोग्राम देखते हैं। मैं एक ऑलरेडी प्रोग्राम लिख चुका हूँ, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली मैंने यही वाला कोड है वो एम्बेड किया है वहाँ पे ताकि आपको उसको समझने में कोई ऐसा इशू ना हो, बट आई प्रोवाइड दिस प्रोग्राम्स टू यू, सो डोंट वरी इफ यू आर नॉट if you don't see the entire code or you don't understand it completely, ठीक है जी। ऑलराइट, सो जैसे मैंने आपको बताया इस केस में हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स पहले से जो है वो डिक्लेयर करेंगे। आपके पास आई फॉर द लूप, ठीक है जी। इसके अलावा फिर num t इज फॉर द टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स और फिर दो अरेज इंटीजर अरेज यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर नंबर ऑफ थ्रेड्स जितने आप बनाना चाहें और आईडी जो है वो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे कि जी आपको पता हो कि कौन सा थ्रेड नंबर है, और अगेन वही वाली चीज़ें जो कि आप पहले देख चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम ये एक वेरिएबल यूज़ करेंगे जो जिसका पर्पस ये है कि ये हमें बताए कि हर एक थ्रेड जो है वो टोटल कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन से होके जाएगा, ठीक है। सो अगर हमने टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो 100 रखी है, ठीक है, तो हर एक थ्रेड जो है जो कि हमारे पास यहाँ पे उसकी आईडी आएगी, हर एक थ्रेड इंडिविजुअल लेवल पे कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशंस को 100 में से जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है जी। सो बाकी यहाँ पे मैं जैसे मैंने यहाँ पे इनको डिक्लेयर किया है तो इनको वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे असाइन की है। कोई भी रैंडम वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं और एडिशन कर लें, और इवेंचुअली फिर जो भी मेरे पास इस डायरेक्टिव के अंदर जो भी सारा कोड है स्ट्रक्चर के अंदर, उसको मैं फिर यहाँ पे प्रिंट करूँगा कि कोई एक आईडी ने कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस को बेसिकली एग्जीक्यूट किया, ठीक है जी।
सो इफ़ आई यूज़ 4 थ्रेड्स और चूंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस जो है वो 100 है, सो ईच ऑफ द थ्रेड शुड एक्सिक्यूट 25 आइटरेशंस, ठीक है। So as you can see, this output is from the previous code जो कि हम पहले से दूसरे हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में देख चुके हैं, लेकिन ये हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी है। और हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर आइटरेशन जो है वो कोई पर्टिकुलर थ्रेड जो है वो 25 तक आइटरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। सो इफ़ आई इंक्रीज फॉर एग्जांपल, मैं ये हटा दूँ यहाँ से और अब मैं सिस्टम को अलाउ करूँ कि वो खुद से डिसाइड करे कि कितने थ्रेड्स उसने एग्जीक्यूट करनी है। सो जैसे मैंने आपको दिखाया, मेरे सिस्टम के अंदर जो है वो 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं। सो इस केस में फिर हर एक जो थ्रेड है उसके फिर टोटल मेरे पास जो थ्रेड्स क्रिएट हो जाएंगे वो 8 होंगे, और फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कुछ थ्रेड्स के बीच में 12 जो है वो आइटरेशंस डिवाइड कर लेता है, कुछ थ्रेड्स के बीच में 13। सो ओवरऑल मेरे पास फिर इस तरह से 100 जो है वो आइटरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो वेरी इंटरेस्टिंग कि ओपन एमपी की लाइब्रेरी जो है वो पूरी पूरी कोशिश करता है कि वो फुली डिस्ट्रीब्यूट कर दे थ्रेड्स के बीच में वर्कलोड को, ताकि हर एक थ्रेड के ऊपर जो है वो डेटा ऐसे स्प्लिट हो जाए या फिर लोड ऐसे स्प्लिट हो जाए कि ये ना हो कि किसी एक के ऊपर ज़्यादा बर्डन आए और किसी के ऊपर कम बर्डन आए, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका ओवरऑल जो प्रोग्राम है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं या जो एक कंप्यूटेशन आप करना चाह रहे हैं, तो उसको ओवरऑल फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये वाला काम जो है वो आपने POSIX थ्रेड्स में डेवलपर ने खुद से करना था। इस केस में OpenMP की लाइब्रेरी जो है वो आपके लिए ये कन्वीनियंस जो है वो प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। सो OpenMP इज फॉर दैट मैटर द you can say the standard that is being used generally for servers, ऑल्दो आप इसको छोटे एप्लीकेशंस में भी ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कौन इसमें से अच्छा है, कौन इसमें से बुरा है, we can do a discussion over that, but it really depends on the type of work that you are doing and your requirement. और अगर आप एक अच्छे POSIX थ्रेड लाइब्रेरी के डेवलपर हैं, सो डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा फाइनर या ग्रैनुलर लेवल कंट्रोल है आपके पास। लेकिन अगर आप OpenMP की लाइब्रेरी की बात करते हैं तो उसमें स्केलेबिलिटी डेफिनेटली आपके पास ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा थ्रेड्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, वही काम अगर आप उधर एक POSIX थ्रेड के थ्रू करना चाहेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, और उसमें आपके लिए जो है वो टेंशन जनरली डेवलपर के लिए ज़्यादा है, उसको काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ देखना पड़ता है, ठीक है। So that is the introduction to OpenMP and a bit of comparison with the pthreads. I hope you have understood this clearly. If you have any issues, so inshallah we'll discuss this in the class. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।